वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग। आप उसको ना म्यूट कर दो। हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास के अंदर, और मेरे ख्याल से ये 8वीं क्लास होगी। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, तो 8वीं है सर। 8वीं है ना। तो ये आज सेटअप चेंज है क्योंकि आज मैं अपने वर्किंग रूम में हूँ। ये मेरा वर्किंग रूम है। यहाँ पर प्रिंटर्स के डब्बे, पीछे बुक्स, इधर सारा सामान, किताबें वगैरह सब भरा पड़ा है। तो मैंने आज 6 बजे का टाइम रखा है, वैसे हमने 8 बजे का रखा था। तो थोड़ा सा क्लास की मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। और ये हैट मैंने पहना हुआ है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं हैट। 2 हैट है, 2-3 हैट हैं। तो मैंने कहा चलो पहन लेता हूँ, इसे अच्छा लगता है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर एक तो मैंने थीम बोला हुआ था कि थीम क्या होती है। तो वो थीम को मेरे को क्लियर करना है आप सभी को। आप जो भी क्लास में, तो आप ही आए हो दाकेश जी, और जो भी लोग वीडियो में देखेंगे। तो क्योंकि आप जब थीम लिखते हो तो ये 2 चीज़ें, एक थीम और एक वर्ल्ड, कि वर्ल्ड आप क्या क्रिएट कर रहे हो, क्या दुनिया आप क्रिएट कर रहे हो। तो वैसे तो मैं इसे बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं भी एक ड्रामा सीरीज लिखने की सोच रहा हूँ। तो ये ड्रामा सीरीज के अंदर भी इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही उभरते हुए नए एक्टर्स, मतलब नए नहीं है, थिएटर के अंदर तो रंगमंच में, और मैं उनको खुद 2004 से जानता हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई थी, और उनकी एक सीरीज भी आई है, और बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो मैं उनको बता रहा था कि उनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर से स्कोप कैसे, वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप इसका नेक्स्ट सीरीज बना रहे हो, तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं, शायद प्रोड्यूसर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं। लेकिन जो उनका कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से मेरे को एज ए राइटर तो नेक्स्ट सीरीज नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आगे उनका है कि क्योंकि उसके अंदर तो ये है कि अगर वो पास करेंगे आगे चैनल वाले, तो ये आगे बनाएंगे उसके ऊपर। तो जैसा मैंने बताया, मैं भी एक नई सीरीज सोच रहा हूँ, ड्रामा सीरीज सोच रहा हूँ। और ड्रामा सीरीज के अंदर बजट कंस्ट्रेन मेरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो मेरे प्रोड्यूसर, मेरे फ्रेंड प्रोड्यूस करेंगे और मैं को प्रोड्यूस करूँगा उनके साथ बेसिकली, तो हमारे पास बजट इतना नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में ये जो मैं हफ्ते हफ्ता का गैप ले रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास आया भी होगा, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपनी फिल्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर चुके हैं, और मेरी उनसे बातचीत हुई। और बट अगर हम उनको इनवाइट करते हैं तो ऐसे खाली हाथ इनवाइट नहीं कर सकते, बिकॉज वो अच्छा भी नहीं लगता है, और वो एक प्रोफेशनल को एक फीस हमें देनी चाहिए। तो मैंने जो आपको, किसी को आया होगा, अगर देखा होगा आपने, दाकेश जी आपने भी, तो 10,000 रुपीज 3 डेज का एक सेमिनार है, ऑन गोइंग है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अमेजोन और नेटफ्लिक्स पर। और हो सकता है कि जो लोग ज्वाइन करें उनको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाए कि कल को वो अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते हैं तो उनको एजेंट्स मिल जाएंगे। ये है, या एजेंट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उसके अलावा क्या प्रोसेस है, वो पूरा आपको पता लग जाएगा। मुझे 1 मिनट का गैप दीजिए, मैं विंडो बंद करता हूँ। तो वो, अगर जो लोग लेना चाहें, जो लोग इंडिपेंडेंट फिल्म्स पे जा रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है वो बहुत यूज़फुल रहेगी। और कॉन्टैक्ट बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के बिना तो काम होते ही नहीं है। तो अब जब मैं भी एक लो बजट वेब सीरीज की सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, वही बात मैंने आज की सीरीज में डाली कि थीम क्या हो और वर्ल्ड क्या शो करें। और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो वर्ल्ड हमें नया शो करना है, तो वर्ल्ड रिक्रिएशन के अंदर या वर्ल्ड क्रिएशन के अंदर लगता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं सिंपल सिंपल बोलूँ कि मान लो आपको एक स्लम्स का वर्ल्ड शो करना है, तो स्लम्स के वर्ल्ड के अंदर भी अगर आपकी कास्ट और क्रू को उठा के आप स्लम्स में नहीं जा सकते।
जाओगे लेकिन ज़्यादा दिन शूट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी आपको सेट बनाने पड़ेंगे, कास्ट बुलानी पड़ेगी, स्पेशल कॉस्ट्यूम्स होंगे, मेकअप स्पेशल होगा। तो लग रहा है कि गरीबों के ऊपर हम बना रहे हैं, लेकिन वो गरीबों के ऊपर भी बनाने के लिए पैसा खर्चा होगा। आपने पॉलिटिकल ड्रामा बनाना है, कोई बंदूक इस्तेमाल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ लोग हैं। लेकिन उसके अंदर फिर आपका सेट क्या है, कॉस्ट्यूम्स पे खर्चा आएगा, एक्टर्स काफ़ी चाहिए होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एरिना में हमेशा भीड़ भाड़ होती है। तो ये दो चीज़ें जो है, थीम और वर्ल्ड, हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले थीम पर आते हैं कि थीम क्या होती है। तो दाकेश जी, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं थीम के बारे में। वैसे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी चीज को लेके चलने वाला चीज रहता है, थीम कहेंगे। जो आइडिया रहेंगे, सोचने की जो चीजें रहेंगी, जिसके इर्द गिर्द आपकी स्टोरी या स्क्रिप्ट चलेगी। हम्म। बेसिक किसी भी चीज के लिए हो सकता है सर, किसी भी फील्ड के लिए हो सकता है वो। चाहे आप उसे, जैसा आप बता सर, पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है, या फिर किसी एक्शन मूवी के लिए हो सकती है, या फिर किसी और बेसिक साइंस से जुड़ी हुई चीजें, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो सर। देखिए, अब जब भी हम अब लिखते हैं आजकल, खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये फिल्मों के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए लिख रहे हैं, या हम लोग अमेज़ॉन के लिख रहे हैं, तो ये थीम हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमारी थीम क्या है। और थीम को समझना बहुत ही कई बार टफ हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि आप लिख लें और लिखने के बाद आपको पता लगे, अरे ये तो मेरी थीम है। लेकिन उससे बेहतर हो कि पहले से आप अपनी थीम पता कर लें कि ये मेरी थीम है। अब मैं आपको कुछ हमारे भारत के एंशियंट टेक्स्ट के बारे में, दो टेक्स्ट जो महाभारत और रामायण के बारे में बताता हूँ। और ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिनकी कोई ना कोई थीम है, और हर स्टोरी की एक थीम होती है। अगर हम पुरानी धार्मिक स्टोरी ले, भगवान बुद्ध की स्टोरी ले, जीसस क्राइस्ट की स्टोरी ले, मोहम्मद साहब की थ्योरी ले, स्टोरी ले, तो हर उनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई थीम निकलती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रिलीजन को रखना नहीं है, उसको डिस्कस करना नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी की थीम को समझना। तो जब मेरी इंग्लिश की क्लास हो रही थी, तो ये वाला क्वेश्चन जब मैं थीम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने एक ऐसे पासे फेंकने के रूप में ऐसे जस्ट एक पूछ लिया कि बताओ रामायण की थीम क्या है। और मेरे को भी तब तक मेरे को नहीं लगा था, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया उसका, और वो जवाब कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। लेकिन ठीक और करीब में फ़र्क होता है, सटीक और करीब में। तो जब हम थीम सोचते हैं, तो वो हमारी जो थीम है वो सटीक होनी चाहिए। जैसे हम एक निशाना लगाते हैं वो सर्कल के ऊपर, पहले बाहरी सर्कल होता है, अंदरूनी सर्कल होता है, बीच में होता है, आखिरी सेंटर में एक रेड या ब्लैक डॉट होती है। तो जब हमारा निशाना एकदम वो सेंटर में लगता है, तो वो सटीकता होती है, एक्यूरेसी होती है। वो सटीकता, वो एक्यूरेसी हमारे थॉट के अंदर होनी चाहिए जब हम लिख रहे हैं या फिर जब हम एनालाइज कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से दाकेश जी, रामायण की थीम क्या होगी? और इसके अंदर जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया इसको कोई रिलीजियस डिस्कशन में ना लें। बताइए, आपने स्टोरी सुनी होगी। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये सबसे पॉपुलर हमारा लिटरेचर है, जिसको सबको जानते हैं। मेरा ये पर्पस है लेने का। बताइए। मेरे हिसाब से सर, अधर्म में जो धर्म की जीत हुई है सर, वही चीज एक नैतिक और अनुशासन के रूप में, मर्यादा के रूप में अधर्म के ऊपर जो जीत हुई सर, वही है। राम भगवान हमारे थे, हमारे। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात पे आता हूँ। आपने जो कहा ये उस वाली क्लास में किसी ने कहा था, और भी किसी ने कई बातें कही थी, और किसी ने ये भी कहा था कि किसी पराई स्त्री पे नज़र मत डालो, ये भी थीम है। बट अगर हम धार्मिक बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी टेक्स्ट है, पुराने वेद हैं, पुराण हैं। तो हमारे पास धर्म के तो उपदेश और धर्म, अगर हम धर्म की बात करें तो हमारा जो वैदिक धर्म है वो पुराण वेदों के हिसाब से चलता है। लेकिन रामायण की स्टोरी की जो मुझे थीम लगती है वो है यूनिफिकेशन ऑफ द पीपल, लोगों को एक करना। हाँ, मल्टीपल थीम्स हो सकती है रामायण के अंदर, हमें कई थीम, लेकिन वो सब थीम्स हैं। धर्म मुझे रामायण के अंदर थीम नज़र नहीं आती है। मुझे रामायण में जो बेसिक थीम है वो नज़र आती है यूनिफिकेशन। और सेकंड हमारी सब थीम्स है, जैसा बाकी लोगों ने कहा था
किसी औरत पे नजर मत डालो, भाई भाई को धोखा ना दे, किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत करो, जैसे केकेई पे विश्वास कर गए दशरथ और बेटे को। बट आप अगर शुरुआत से रामायण को देखें तो स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है कि जब केकेई दशरथ से कह देती है कि मेरे को तो मेरे बेटे को राज दो और उसको, बड़े बेटे को, आपके कौशल्या के बेटे को बनवास दो, उसको निकालो। तो वहां से वो एक डिसयूनाइटेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर जब राम जाते हैं तो एक और परिवार से तो वो बिछड़े, पिता पुत्र से बिछड़े। और फिर जब भरत आते हैं तो भरत कहते हैं कि नहीं, भाई को होना चाहिए था। वो अपनी माँ को कोसते हैं और वो वापस राम के पास जाते हैं। और राम उस समय जो अपने राज्य के और लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे वो बिछड़ते हैं, केवट से वो बिछड़ते हैं। यहाँ तक की थीम स्टोरी हमारी चलती है बिछड़ने की। यहाँ तक अगर आप भगवान बुद्ध की स्टोरी पढ़ोगे तो सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट, रीजन अलग है उनके जाने के, यहाँ रीजन अलग है, लेकिन एक बिछड़ने की है। उसके बाद उनकी स्टोरी बदल जाती है और ये स्टोरी अलग बदल जाती है। लेकिन ये स्टोरी आगे जाकर एक और चीज डिसयूनिफिकेशन होती है कि अब राम पिता से बिछड़े, पिता पुत्र से बिछड़े, और वहीं पर एक भाई वो बिछड़ना नहीं चाहता जो वहां पे प्रेजेंट है, तो वो भी भाई के साथ रहना चाहता है और वो लेकिन अपनी वाइफ से बिछड़ जाता है। बाद में बीच वाला भाई आता है, वो बड़े भाई को बुलाता है, वो नहीं आता और बिछड़ा हो गया। और उसके बाद फिर सीता का जब हरण होता है तो वो और बिछड़ जाती है। तो ये जो बिछड़ाव चल रहा है जीवन का उस स्टोरी में, फिर उसको राम किस तरह से, राम फाइट और धर्म का कॉन्सेप्ट बाद में आता है हमारा, क्योंकि राम एग्री हो जाते हैं रावण के साथ कि आप सरेंडर कर दो, सीता को दे दो। तो राम को वहां पे कोई वो धार्मिक युद्ध लड़ने नहीं गए, वो तो अपनी सीता को वापस देने गए। वहां से अगर रावण दे देता, लेकिन वो एक अलग, फिर अहंकार एक थीम निकल के आती है, अहंकार नहीं करना चाहिए, या और थीम निकल के आती है कि समय को हस्बैंड की बात माननी चाहिए थी अपने, कई चीजें ऐसी निकल के आती है। लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जब राम सीता से बिछड़ जाते हैं, फिर और दो भाई आते हैं, सुग्रीव और बाली, और सुग्रीव और बाली भी बिछड़ चुके हैं, तो वो भी बिछड़े हुए भाई है। फिर हमें पता लगता है रावण के भी कई बिछड़े हुए भाई हैं, अलग अलग वो रह रहे हैं। और फिर जब रावण और विभीषण बिछड़ जाते हैं, वो दो भाई भी बिछड़ते हैं और उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता और राम वापस आते हैं। और फिर इसका जो आगे जो एक बाद में जो इसका इन्होंने प्रिल्यूड चलाया उसमें ये कि सीता फिर बिछड़ जाती है राम से, तो फिर वो जल समाधि लेते हैं राम। तो ये कहानी कहती है कि वो वहां पर फिर उनका वो, फिर उसको धार्मिक रूप से हम कहते हैं कि वो तो सत्यनारायण और नारायण और लक्ष्मी थे जो कि, लेकिन अगर वो हटा दे हम पार्ट, तो अगर स्टोरी का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो थीम है वो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन है। ऐसे ही जो महाभारत है, महाभारत की थीम जो मुझे लगी, और हो सकता है ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ 100% सही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं हूँ। मैं तो एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझ के आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम, जैसे मैंने कहा कि हमें कोर पे जाना है। तो महाभारत की थीम आपको क्या लगती है राकेश जी? जो आत्म सम्मान को सर ठेस पहुंचाए थे, जो पांडवों का जो अधिकार था सर, जो मूल जस्टिस, तथ्य जो बातें थी, वो वही चीजों को वापस पाने का जो काम था सर, वही है जस्टिस, इसमें महाभारत में। जस्टिस, न्याय, उचित, न्याय है सर, हाँ। उचित न्याय, बिल्कुल ठीक, सही पकड़े हो आप एकदम, बिल्कुल चल एकदम ठीक। सही। जो जस्टिस है, न्याय है, क्या उचित होना चाहिए, क्या अनुचित होना चाहिए, और किस लेवल तक हम युद्ध को टालें, लेकिन जब परिस्थिति आए तो, लेकिन मेन जो उसकी थीम है वो जस्टिस है। तो ये जब सर, अब सर एक मिनट। बोलिए। और तो लास्ट क्लास में सर आप बताए थे एंटी हीरो के बारे में, तो समथिंग समथिंग कुछ चीजें सर ऐड है। अच्छा, कुछ चीजें ऐड है सर इसमें, एंटी हीरो की जो देखेंगे सर, मतलब कुछ चीजें ऐसे जो गलत करते हैं लेकिन सही के लिए रहता है सर, जैसे कि अपने मित्रों, मतलब रिश्तेदारों को मारना, अपने गुरुजनों के ऊपर वार करना। हम्म, क्या होता है वो, दोबारा बताइए। जो लास्ट क्लास में आप बताए थे सर एंटी हीरो के बारे में, तो कुछ चीजें सर इसमें भी है, मतलब एग्जांपल यदि देखें तो, मतलब
जस्टिस करने के लिए सर कुछ यदि गलत भी करना पड़ता है तो वो करते हैं, जैसे रिश्तेदारों को मारते हैं, हाँ परिजनों को मारते वो तो हैं। है ही, लेकिन एंटी हीरो जो होता है ना वो और आगे चला जाता है, जो मैंने डिस्कस किया था कि वो और 2 कदम आगे चला जाता है। वो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल जोन में घुसता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे एक्शन करता है जो क्रिमिनल लगते हैं, लेकिन जोन में नहीं घुसता, बट वो होते क्रिमिनल नेचर के हैं। लेकिन क्योंकि उसका रीज़न या तो पैशन होता है या फिर वो सही होता है, इसलिए हम उसको माफ़ कर देते हैं, या हमारी उससे अटैचमेंट हो जाती है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा इसी क्लास के अंदर, एंटी हीरो का बहुत अभी लेटेस्ट मैंने देखा है, वो एग्जांपल देता हूँ। और मेरी वाइफ से इस पर चर्चा भी हो रही थी, तो थीम की हम बात कर रहे थे, जसवंत जी भी आ गए। तो थीम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप अपना सिनॉप्सिस लिखें, अपना आइडिया डेवलप करें, सबसे पहले कि आपको क्या आइडिया आया है, तो उस आइडिया के अंदर ही आप सोच लें कि मेरे आइडिया की थीम ये है। जैसे गाइड फिल्म की थीम क्या है, देवानंद जी की जो मूवी थी गाइड, वो इतने लोगों को अपील करी थी, उसे कोई कहता था मत बनाओ मत बनाओ, पर उसमें भी एक थीम थी। वो थीम थी मोक्ष की प्राप्ति, कि संसार मिथ्या है और मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो ये जो थीम्स होती है, अब हमारे पास ये है कि हम थीम्स को लेंगे कहाँ से, कि हम क्या अपने आइडिया को थीम पर बेस्ड करें, या आइडिया ऐसे ही आ जाए हमारा। क्या हम आइडिया को जब कंसीव करते हैं, जब हम सोचते हैं, तो क्या उस समय हम इस तरह से सोचें कि हमारी थीम क्या है। कई बार हमारी थीम्स मोरालिटी भी होती है, नैतिक शिक्षाएं जो हमारी होती है। जैसे बचपन की छोटी छोटी कहानियां आपने सुनी होगी कि अनेकता में एकता, कि एक पिता के 5 पुत्र थे और लकड़ी तोड़ने के लिए देता है अलग पुत्रों को, पहले एक एक लकड़ी देता है तो वो टूट जाती है, जब गट्ठर देता है तो किसी से नहीं टूटती, तो वो कहता है तुम मेरे 5 बेटे एक साथ रहना, तो एकता में मजबूती है, अनेकता में एकता नहीं, एकता में मजबूती। तो ये थीम है, एकता में मजबूती, ये हमारी एक नैतिक शिक्षा है। खरगोश की और कछुए की कहानी है कि ज़्यादा तेज व्यक्ति ज़्यादा चंचलता और चपलता दिखाता है और निश्चित हो जाता है, तो वो धीमी गति के व्यक्ति से भी हार जाता है। ये हमारी थीम हो सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया, महाभारत की एक थीम है जस्टिस। लेकिन ये थीम्स को एनालाइज कैसे करोगे जब आपने लॉ नहीं पढ़ा, जब आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा, जब आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी, जब आपने अपने मेंटल ग्रोथ नहीं किया। एक बहुत अच्छा टीवी सीरीज आई हुई है, और मैंने वो देख रहा था, लेकिन वो एक लेवल के बाद बड़ी बोरिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं उसमें स्टोरी एलिमेंट होते हैं और थीम अलग हट जाती है। लेकिन जो थीम्स होती हैं, आपकी थीम ना केवल आपकी स्टोरी को शेप करने में, आपकी स्टोरी की क्लैरिटी के अंदर आपको मदद करती है, बल्कि आपकी थीम आपके कैरेक्टर को डेवलप करने में भी आपकी मदद करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हाउस ऑफ कार्ड्स का। हाउस ऑफ कार्ड्स एक करप्ट पॉलिटिशियन की कहानी है, जो किस तरह से प्रेसिडेंट बन जाता है, और उसके बाद नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जब कंटेस्ट करना होता है तब वो कंटेस्ट कर पाता है नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि ये पहले ही सीजन में 2 मर्डर कर देता है। इनफैक्ट एक ऐसी लड़की का मर्डर करता है जिसे वो फिजिकली पसंद ही नहीं करता, जिसके साथ वो शारीरिक हो चुका होता है, और दोनों में कहीं ना कहीं प्यार भी होता है। तो वो एंटी हीरो भी है, लेकिन उसकी एक थीम चल रही है। अब ये थीम हम सोचेंगे कि क्या, क्योंकि ये क्रिश्चियन एपिसोड है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, तो क्या एंटी क्राइस्ट इसकी थीम है। तो एक थीम जो उसमें निकल के आती है, वो थीम ये निकल के आती है, जैसे हमने अमिताभ बच्चन का दीवार के अंदर देखा कि वो भगवान से नाराज है, तो इसमें भगवान से नाराजगी की एक थीम निकल के आती है। नास्तिकता की नहीं, नास्तिकता अलग चीज है, नाराजगी की। तो वो भगवान से भी नाराज है, अपने पिता से नाराज है, पिता शराब पी के मर गए। तो इसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग सीन है, और जो तीसरे सीजन में जाके आते हैं, कि जो मुख्य किरदार है, पहला एक सीन आता है कि अपने पिता की कब्र पे पेशाब करता है, और इस तरह का सीन, और दूसरे सीन में वो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पे थूक देता है। तो मेरी चर्चा हो रही थी अपनी वाइफ से
तो ये राइटर ने डाल दिया कि कोई अपने पिता की, मरे हुए पिता की कब्र पे जाके पेशाब कर रहा है। देखने में गंदा लगता है, नैतिक रूप से गंदा लगता है, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हम करेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं। एक पिता जो जिंदगी भर 12 साल के पुत्र के होने तक, हम कहते हैं कि शराब पी पी के उसने उसको अवॉइड कर दिया, और एक दिन वो पुत्र अगर प्रेसिडेंट बन जाता है ऐसे निकम्मे पिता के होते हुए, और वो जाके अगर उसकी कब्र पे पेशाब कर देता है, तो हम इसे जस्टिस नहीं भी बोल सकते, तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि वो कितना हर्ट हुआ था, कि उसके पिता की वजह से कितना हर्ट था, शायद इसलिए वो इतना काम कर गया। तो वो हमारा कैरेक्टर बिल्डअप, तो हमारा कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर हमारा इतना इंटरेस्टिंगली चल रहा है। तो ये कैरेक्टर है कि एक छोटे परिवार से उठ के आया है और गरीब परिवार का है, और बचपन में उसने पता नहीं क्या क्या तिगड़मबाजी कर करके वो राजनीति में घुसा, और पहले ही सीन में हम देखते हैं कि जिसको वो प्रेसिडेंट बनवाता है वो प्रेसिडेंट ही उसे धोखा दे देता है, और फिर वो धोखाधड़ी पे आके आके उस प्रेसिडेंट को भी हटा के खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें पता लगता है कि बचपन में जैसे उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किए, बाद में बड़ा हुआ और लोगों ने उसे धोखा दिया, जब वो कांग्रेसमैन बना तब उसको प्रेसिडेंट जिसको बनाया उसने धोखा दिया। और ऐसा व्यक्ति जब चीट कर रहा है और यहाँ तक कि उसे मर्डर भी करना पड़ता है, तो हम उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं। और हमारी थीम भी एक डेवलप थीम जो उसमें है, वो थीम हमारी उस कैरेक्टर को प्रोपेल करती है, उसको धक्का मारती है। तो जैसे महाभारत की हमारी थीम है, हमने बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि जस्टिस की थीम है, तभी हमने रामायण का डिस्कस किया था। तो महाभारत के अंदर जब शुरुआत से कहानी शुरू होती है तो जस्टिस से होनी शुरू हो जाती है। धृतराष्ट्र के साथ जस्टिस नहीं होता, लेकिन दूसरों को लगता है कि अगर एक अंधे को हमने राजा बना दिया तो वो प्रजा के साथ जस्टिस नहीं होगा। कृष्ण की कहानी में मामा जस्टिस नहीं करता, बहन को जाके कारावास में डाल देता है। वो अपने उस अन्याय का, अनजस्टिस का बदला लेते हैं, और कौरव और पांडवों के बीच में फिर वो धीरे धीरे विवाद बढ़ते जाते हैं, और वो सारा अनजस्टिस जो कौरवों के पांडवों के साथ करते जाते हैं। फिर एक दिन द्रौपदी जब मजाक उड़ाती है तो वो भी अनजस्ट करती है दुर्योधन का। उधर कर्ण की कहानी आती है, कर्ण जो कि इतना वीर है उसके साथ जस्टिस नहीं होता, कि उसको एक क्षत्रिय का दर्जा नहीं दिया जाता। वो अपने लिए उसके हिसाब से जस्टिस ये है कि जब वो वीर है तो उसे वो दर्जा मिलना चाहिए, वो उस जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है। उधर घटोत्कच है, क्योंकि वो एक आदिवासी माता से पैदा हुआ है, बेशक उसका पिता भीम एक क्षत्रिय होता है, उसको जो है वो नहीं दिया जाता जस्टिस, वो अलग अपनी जस्टिस की लड़ाई लड़ता है। तो ये बात समझने की है। तो हमें इस तरह से अपनी थीम्स को समझना होगा कि हमारी थीम क्या है। जब तक हम अपनी थीम को नहीं समझेंगे तब तक हमारे कैरेक्टर को डेप्थ नहीं मिलेगी, हमारा प्लॉट क्या है उस प्लॉट में हम नहीं खींच पाएंगे। और इसके अलावा हम स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी तो हम कई तरह से बना सकते हैं, स्टोरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत तरीके हैं। और ख़ास करके फिल्म्स की स्टोरी में थीम कॉन्सेप्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि होती है एक थीम, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत हमको होती है वेब सीरीज़ के अंदर। अब आते हैं हम वर्ल्ड के ऊपर। बिना किसी नए वर्ल्ड के हमारे पास फिल्म हमने देखी, अगर आप पिछले 30 सालों की फिल्में देखोगे तो हिंदी फिल्में क्यों पिट गई, इंडियन फिल्में पिटी क्यों, क्या हो गया कि विदेशी फिल्में आके चलने लग गई? क्योंकि उन विदेशी फिल्मों में नई नई दुनिया दिखाने लगे। जुरासिक पार्क के अंदर वो दुनिया दिखाने लगे डायनासोर की, इंडिपेंडेंस डे में वो एलियंस की दुनिया, एलियंस से युद्ध की दुनिया, ट्विस्टर के अंदर तूफान कैसा आता है हमने तो देखा ही नहीं था।
इंडिया में फिल्मों में तो नहीं देखा था हमने। ग्लैडिएटर के अंदर उन्होंने उस जमाने के रोमन एम्पायर को दिखाया, और उसमें पूरा उनका जो एम्फोसिस था वो यही था कि कैसा एरिना लगता था, दिखने में कैसा होता था, ग्लैडिएटर कैसे लड़ते थे। नई दुनिया दिखाई। मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग की दुनिया दिखाई। बैक टू द फ्यूचर में उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग की दुनिया दिखाई कि देखो ऐसा कैसे हो जाता अगर एक पिता पुत्र अपने पिता के समय में जाता और वहां पे उसकी माँ भी जवान थी, उसकी माँ से उसका अफेयर हो जाता। तो ऐसी फिलोसफिकल क्वेश्चंस और साथ में एक न्यू वर्ल्ड के साथ हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये फिल्म्स के अंदर ये चीज़ काम कर रही थी। और फिल्म्स का क्योंकि बजट बहुत बड़ा होता है तो आपकी इमेजिनेशन को आप रोकते नहीं हो। बड़ी बड़ी कंपनीज फिल्में प्रोड्यूस करती है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भंसाली ने जब ये आपकी देवदास बनाई तो एक अलग दुनिया दिखाई, उस समय का बंगाल के रईसों की दुनिया। तो देवदास में क्या था, सेट की चर्चा हुई थी, 50 करोड़ की फिल्म बनी थी, उसके कॉस्ट्यूम्स ये वो। या फिर जब लगान बनी तो लगान में हमने वो टाइम का इंडिया देखा और कैसे वो जूझ रहे हैं, और वो हम समय में उनके साथ जाके उसको एंजॉय किया। ये हमारी थी क्रांति फिल्म मनोज कुमार जी ने बनाई थी, उसके अंदर प्री इंडिपेंडेंट, पहले आज़ादी से पहले का उन्होंने इंडिया दिखाया था कि किस तरह से लोग जूझते थे उस टाइम पे। तो ये नए वर्ल्ड्स होते हैं, न्यू वर्ल्ड जब आप डिस्कवर करते हो ऑन स्क्रीन, ये ऑडियंस को पसंद आते हैं और उनको अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब आप वेब सीरीज के लिए बना रहे हो तो आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने लो बजट में कैसे न्यू वर्ल्ड क्रिएट करोगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना न्यू वर्ल्ड के कोई भी आपका वेब सीरीज तो लेगा ही नहीं। आप सोच लो भैया मैं तो ये, हाँ हो सकता है आप जो आम बता रहे हो किसी ने नहीं देखा हो, किसी ने नहीं सोचा हो और आम दुनिया का हो। जैसे ब्रेकिंग बैड है, आम दुनिया का है, लेकिन फिर भी एक अंडरवर्ल्ड के जो ड्रग्स का दुनिया है उसके अंदर वो जाता है। वो हम जिस तरह से वो ऑपरेशन होता है, हो सकता है आप सेम ऑपरेशन दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस के ऑपरेशन दिखा रहे हो। अब पुलिस तो हम बचपन से देखते आए थे, लेकिन कंपनी फिल्म की पुलिस कैसे अलग थी बाकी फिल्मों से, या शिवा फिल्म का कॉलेज गैंग कैसे अलग था। कॉलेज गैंग तो हम देखते आ रहे थे शिवा से भी पहले, कई फिल्मों में थे कि कॉलेज में लड़का लड़की होते हैं, लेकिन वो शिवा में उन्होंने हमें वॉयलेंटनेस जो थी गैंग्स की वो दिखाई थी। वो कैसे वो अभी भी वो दृश्य याद है कि कैसे वो चेन खींचता है, और हम लोग बचपन में जब स्कूल में थे डिस्कस करते थे, और कई बच्चे तो चेन लेकर आके ऐसे हाथ पे बांध के ऐसे दिखाते भी थे। हालांकि चेन किसी को मारा तो वो हाथ को ही, मारने वाले के हाथ पे, वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं था क्योंकि वो तो एक इमेजिनेटिव स्टोरी थी। पर एक वर्ल्ड जो उसमें दिखाया कि गुंडागर्दी किस लेवल तक जाती है। तो आम दुनिया के अंदर भी आप एक नई दुनिया सोच सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। बड़ी सारी फैक्ट्रीज के अंदर चाइल्ड लेबर यूज होती है, और एक रोमन पोलांस्की की आई थिंक एक फिल्म है जिसमें पुरानी सेंचुरी के अंदर कैसे चाइल्ड लेबर से काम लिया जाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो। डॉक्टर्स की दुनिया है, हम दूर दूर से देखते आए हैं, लेकिन आप अंदर घुस के उस दुनिया के अंदर हर चीज को देखने के कई लेवल होते हैं। किसी चीज को आप टेलीस्कोप से भी देखते हो, चांद को, किसी चीज को आप दूरबीन से भी देखते हो, और किसी चीज को आप माइक्रोस्कोप से भी देखते हो, और किसी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, हाई लेवल माइक्रोस्कोप से भी देखते हो। अगर आप एक फिल्म देखोगे डाउन साइजिंग, तो डाउन साइजिंग के अंदर स्टोरी कुछ अलग नहीं है। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड एक एडवेंचर पे जाता है और वाइफ उसका साथ दे के भाग जाती है। उसके एडवेंचर में उसको सफलता मिलती है नहीं मिलती, उसका सेटिस्फेक्शन होता है नहीं होता, ये पूरी कहानी है। लेकिन सिर्फ एक न्यू वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट, थीम है उसके अंदर, थीम भी है उसके अंदर, लेकिन थीम के साथ वो जो थीम है, वो न्यू वर्ल्ड जो उसके अंदर है वो थीम है, लेकिन वो जो न्यू वर्ल्ड है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। और वो न्यू वर्ल्ड क्या दिखाया उसमें, तो उसकी थीम ये है कि हमारे
इंसान ने इतना अर्थ को प्रॉब्लम कर दी, तो अब अपनी ज़रूरतों को कम करने के लिए अगर इंसान अपने आप को इतना सा कर ले, छोटा सा कर ले, तो जाहिर सी बात है उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा करने के बाद भी अगर हम उसको सेफ एनवायरनमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे लोगों को इतने साइज का करके भेजा जाता है। और अब वो इंसान जब इतने साइज का हो जाता है तो वहाँ पे उसकी क्या लाइफ होती है, वो है वो फिल्म। तो थीम क्या है? थीम है एक तरह से सेविंग आवर एनवायरनमेंट, सेविंग अर्थ, ये थीम हो सकती है। और भी कई हिडन थीम्स हो सकती है, कई थीम्स ऐसी होती है जो कि स्टोरी से नहीं पता चले लेकिन अनकॉन्शियस हो, पर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नई वर्ल्ड हमें इसमें क्या दिखता है कि जब छोटे हो जाओगे तो आप फिर अब आपकी लाइफ क्या चलेगी, अब लाइफ क्या चलेगी, अब आपके रिश्ते कैसे डेवलप होंगे, वो एक नई दुनिया है। इतने छोटे इंसान की क्या लाइफ डेवलप होगी? तो पहले तो उसका लाइफ जो होता है वो बड़ों से, जो उसकी वाइफ ही उसे छोड़ के चली जाती है। तो ये इस तरह से आप नए वर्ल्ड को, सेम वर्ल्ड के अंदर, अब इसमें क्या किया, माइक्रोस्कोपिक व्यू में चले गए इंसान के। अब जैसे सत्य आई थी अंडरवर्ल्ड पे, गुंडा 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 बोल के तो बहुत फिल्में बनती थी, पर सत्या क्यों लगी कि अंडरवर्ल्ड के अंदर लोगों का जो वो ह्यूमननेस है वो लोगों के दिलों को भा गया। वो एक नया वर्ल्ड था कि जब वो डांस कर रहे हैं कि सपने में रहती है, तो उससे पहले क्या होता था, गब्बर सिंह बोलता था नाच छमिया, जो भी थी बसंती, तो बोला नाच, और वो ऐसे गुंडा ऐसे होता था। अभी क्या है, गुंडा भी एक गुंडा इन द सेंस वो वास्तव में देखो जैसे दिखाया संजय दत्त को कि कितनी कोशिश करता है बेचारा कि मैं सेट हो जाऊं, पाव भाजी की शायद वो दुकान खोलता है, नहीं होता, किस तरह से सफरिंग उसकी हो जाती है। तो वे टू बिकम ए गैंगस्टर, तो वो जो पाथ था वो उससे पहले शायद इतना डेप्थ में जाके और इतना रियलिस्टिकली नहीं दिखाया। तो ऐसी सत्या के अंदर एक गैंगस्टर का भी एक लाइफ होती है, एक उसकी पर्सनल जिंदगी होती है, वो भी ऐसे ऐसे करके डांस कर सकता है। तो ये उसके अंदर दिखाया, तो वो एक नई दुनिया बन गई। तो आम दुनिया के अंदर भी आप एक नई दुनिया को क्रिएट कर सकते हो। सपनों की दुनिया, आप सपने की दुनिया बना सकते हो, फैंटेसी, लेकिन वो सब बड़े महंगे पड़ते हैं। ये है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर ये तो मैं थोड़ा सा और इस पे। जी सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो दुनिया है वो तो क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा जो भी कंसेप्ट है वो अधूरा रह जाएगा। आपने एग्जांपल्स बहुत बढ़िया दी हैं सभी के सभी, और ये चीज समझ में आ रही है कि अगर हम किसी भी चीज को दिखा रहे हैं, अगर उसका जो उसका मैसेज है, अगर वो हम उसको मैसेज तो देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन उस मैसेज का जो रास्ता है, जो पाथ है, अगर वो हमने गलत चुन लिया कि जो हमारा कैरेक्टर कर रहा है, लोगों को लगने लगा रहे ये तो बकवास कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी नहीं, होता है, बकवास तो नहीं, वो अधूरा रह जाएगा। बकवास नहीं, जो वो कर रहा है वो चीज आप नए तरीके से कैसे दिखाओगे? नया वर्ल्ड, नया वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। नहीं दोनों। मतलब हमने चांद को दूर से देखा, लेकिन जो लोग चांद पे चले गए, अब वो चांद के विजुअल है चांद, लेकिन हम अब उसके अंदर जाके उसको देखा। या तो ये दिखाओ, या हमने जुपिटर देखा ही नहीं और सीधा हम जुपिटर दिखाओ। जैसे हमने जुरासिक पार्क में से पहले डायनासोर नहीं देखे थे, तो हमने डायनासोर देखे चलते फिरते। या फिर सत्या दिखाओ कि अंडरवर्ल्ड तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन अब उसके अंदर की दुनिया क्या है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, वो दिखाओ। बिल्कुल। तो उसके लिए सर, जैसे अभी आपने बताया, अभी जो गैंगस्टर की दुनिया हो गई या चांद पर, तो अभी हॉलीवुड वाले तो चलो बहुत बजट होता है उनका, वो काफी रिसर्च भी करते हैं, कितने कितने साल स्क्रिप्ट वो लिखते रहते हैं। तो हम अगर वेब सीरीज के लेवल पर बात करते हैं, अगर हम चलो हॉलीवुड का कंसेप्ट छोड़ दें, अगर हम छोटा मोटा कोई कंसेप्ट पकड़ते हैं कि हमारे इंडिया में अगर कोई ऐसी कोई बिग प्रॉब्लम आ गई, तो
उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए मैं सपोज आपको हमारे बताऊं, इंडिया में, हाँ, हमारे पहली बात तो है कि अभी हम लोग ना, वो लोग जो लिख रहे हैं या वो लोग जो बना रहे हैं उस लेवल पे तो हम अभी नहीं जा सकते, और ना ही हम कोशिश करें, क्योंकि जी, हमारे पास हम उसको फिर बना ही नहीं पाएंगे, बजट इतना बढ़ जाएगा। बढ़ हम क्या जाएगा। करें, क्वेश्चन ये है कि हम कैसे नई दुनिया दिखाएं। हम वो बिल्कुल। आर्टिफिशियल वर्ल्ड तो नहीं दिखा सकते, तो हम क्या दिखाएं, ये है। हम्म। तो इसके अंदर जो मैंने आपको पहले की क्लासेस के अंदर बताया था, और वो कॉन्सेप्ट था कि लोकल स्टोरीज का। जी जी। मैं दिल्ली में हूँ फॉर एग्जाम्पल, पर दिल्ली 2 करोड़ लोगों की दिल्ली है। मैं आपको हम्म। बताता हूँ, मैंने कभी पिछले 2 साल पहले ऐसे एरिया देखे जो मैंने, क्या मेरे घर वालों ने भी नहीं देखे थे, जबकि हमारे पड़ोस के एरिया थे। हम्म। तो ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर, इसलिए मैंने जो लोकल स्टोरीज का बोला था, अखिलेश जी आए हुए थे, अखिलेश जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कठपुतली की, कि कठपुतली कैसे बनाते हैं, और वो उन्होंने गोकुल नामक जो आर्टिस्ट है उनकी लाइफ पे बनाया है। तो खैर कठपुतली तो हम लोग क्योंकि आर्ट की दुनिया से जुड़े रहे, या कठपुतली तो काफ़ी फेमस है, लेकिन अब जैसे वो कह रहे थे भिलाई प्लांट में काम करते हैं, तो भिलाई प्लांट तो हमारे देश में है। अगर आपको परमिशन मिल जाए वहाँ पे शूट करने की, तो वहाँ के अंदर की लाइफ के अंदर क्या स्ट्रगल चलती है, ये अगर आप हम्म। बना लें, जो हमारे हम्म। पास रिसोर्स है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत के अंदर लाखों कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं। अगर हम हम्म। रेलवे से बात, डिपार्टमेंट से बात करें कि भैया हमें ये फिल्म बनाने दो, उसके अंदर मेन होता है सिक्योरिटी नॉर्म्स, कि आपने अपने हम्म। सिक्योरिटी नॉर्म, उसमें थोड़ा खर्चा आएगा, आपको अपनी सुरक्षा के नियम कायदे के हिसाब से उपकरण और व्यक्ति रखने पड़ेंगे। तो अगर वो परमिशन दे, तो अब रेलवे तो हम ये देखते हैं कि भैया ये है रेलवे, लेकिन उसके साथ रेलवे की क्या स्ट्रगल होती है। और जिसे ऐसे हम कह सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट को डिस्कवरी चैनल से जोड़ दें, ओके। समझ रहे हैं, हम्म। डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन को हम जोड़ दें। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का जो हिस्सा होता है, जो कि एक नई दुनिया हमें दिखाता है, हम वो दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेट्रो है, मेट्रो के अंदर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो पूरी रात काम चलता है, हमें नहीं पता वो कैसे हम्म। चलता है, क्या चलता है, वो दुनिया हम दिखा सकते हैं। अब हम्म। जैसे पीछे आई थी एक फिल्म आई थी, जहानवी कपूर उसमें एक्ट्रेस थी, कि फर्स्ट फीमेल। आप जो हाल फिलहाल की जो स्पोर्ट्स मूवीज आई हैं, जैसे दंगल आई है, तो दंगल में क्या था, उसमें कोई ज्यादा वो तो नहीं है ना, कोई ज्यादा, उसमें सिर्फ स्टंट का काम है। स्टंट। स्टंटमैन तो हमें मिल जाते हैं, अच्छे रेसलर हमारे पास हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो उन्होंने नया लेकर आए ना, फीमेल रेसलर्स बिल्कुल। का। वरना तो हमने बिल्कुल। बचपन से दारा सिंह जी को चलते हुए देखा था हिंदी सिनेमा में। जी। तो इस तरह से फीमेल दंगल्स होते हैं, ये है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि नहीं होती, और इंडिया के अंदर मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। या कई बार स्टोरीज ऐसे लोकेशन पे, कुछ ऐसी लोकेशन बेस्ड स्टोरी हो, जैसे मिर्ज़ापुर में उन्होंने जिस हिसाब से दिखाया है, जिस हिसाब से सेम ही चीज़ को जिस हिसाब से विजुलाइज करके दिखाया है, वो अच्छा लगता है। और कई बार लोकल एक्सेंट, वो भी आपका न्यू वर्ल्ड हो सकता है। कई बार यूपी, हम्म। बिहार, इन क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में जिस हिसाब से हिंदी बोली जाती है, वो आपका न्यू वर्ल्ड हो सकता है। एक ट्राइब जो जंगलों में रह रहा हो, वो तो इतना मुश्किल नहीं है ना, उनकी लाइफ में क्या है। अभी आप वो देखिए, जो मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने उसका रिव्यू विद 5 मिनट का रिव्यू विद विजुअल देखा, मैं देखूंगा। करण 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 कर्णन कर्णन जो मूवी आई है, तो वो कर्णन मूवी गांव की मूवी है, तो कुछ नहीं है, गांव है, और मेरे को उसके अंदर कोई स्पेशल इफेक्ट वाला कुछ नजर नहीं आया। तो हम हम अपने इंडिया के अंदर भी, अब आजकल तो देखो सोशल मीडिया की वजह से हमें दिखने को बहुत कुछ ऐसा लगता है कि दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों का सोचने का नजरिया भी एक नया वर्ल्ड हो सकता है, कि अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, और वो अलग अलग तरह से उनकी जो जिंदगी चलती है। तो हम फिल्मों के या वेब सीरीज के माध्यम से, या थिएटर के माध्यम से, या उपन्यास के स्टोरीज के माध्यम से हम दूसरों की जिंदगी को ऐसे करके देखते हैं, बाइस्कोप में ऐसे। तो हमारा राइट। एक अपना नजरिया है सोचने का। जैसे कॉर्पोरेट फिल्म बनाई थी इन्होंने, मधुर भंडारकर ने, कि तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड पेज 3 बनाई, जैसे कि वो जो एक दुनिया है वो कैसे चलती है, या मिल, कपड़े के मिल के अंदर संघर्ष कैसा होता है। जो एक दिलीप कुमार जी की फिल्म आई थी मशाल, कपड़े के मिल में, काला पत्थर बनाई थी,
काला पत्थर। काला पत्थर बनाए। तो ये ऐसी लोकेशंस, ऐसी स्टोरीज हम ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग के फंडामेंटल्स हैं या जो हमारी लर्निंग है उसके ऊपर रख के हम, अब जैसे आप ये देखिए ये जो एक फिल्म थी, मेरे को डायलॉग ज़्यादा याद है, वो मांझी जी के ऊपर थी जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था पूरा, दशरथ मांझी जी। जी। तो वो एक न्यू वर्ल्ड था, हमारे लिए तो न्यू वर्ल्ड था। शहरी इंसान नहीं सोच सकता था कि बेचारा गांव का आदमी कैसे स्ट्रगल करता है और वो एक पहाड़ पूरा काट देता है। हालांकि वो स्टोरी फेमस होने के बाद उन्होंने बनाई, बट एटलीस्ट हमें तो स्टोरी, हमें तो फिल्म तक नहीं पता थी। मैंने तो क्योंकि मैं तो उस समय टीवी देखता नहीं था, तो मेरे को आमिर खान जी का प्रोग्राम नहीं देखा था। पर जब हमने स्टोरी की तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा था कि वो वर्ल्ड देखना। जब फूलन देवी जी पे फिल्म बनी थी तो हमने तो नाम ही सुना था सबने, लेकिन कैसे वो बीहड़ थे, कैसे वो जंगल के अंदर किस तरह से वो, क्या उनकी जीवन था और कैसे था। तो ये आप 80s का पैरेलल सिनेमा भी आप उठाएंगे ना, तो 80s के पैरेलल सिनेमा वाले जो NFDC की जो फिल्में बन रही थी, फिल्म डिवीजन की, तो वो क्योंकि वो रियलिस्टिक सिनेमा में जब जा रहे थे तो वो भी न्यू वर्ल्ड में घुस रहे थे। आप सलाम बॉम्बे देखिए, आप सलाम बॉम्बे में पूरा जो उन्होंने धारावी का दिखाया है वो एक तरह से न्यू वर्ल्ड था। बॉम्बे की फिल्मों ने वो कभी दिखाया ही नहीं। तो हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काम करते हैं। और श्रमिक वर्गों की कहानियों के अंदर आपको, श्रमिक वर्ग जो होता है वो तो बेचारा वर्ग नए नए ऐसी अनजान जगहों में छुपा होता है, काम कर रहा होता है, माइंस में काम कर रहा है, गटर में काम कर रहा है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। एक ड्राइवर की कहानी बना सकते हो। एक ड्राइवर, जो मेरा फ्रेंड है, एक ड्राइवर है, पॉलिटिशियन, बड़े पॉलिटिशियन का, कि एक ड्राइवर की क्या दुनिया है उसकी। एक तरफ तो वो पीछे बैठा हुआ बड़े बड़े नेताओं के साथ, और क्या देख रहा है वो, क्या उसका थॉट है, उसका वर्ल्ड, पर्सनल वर्ल्ड भी तो हो सकता है ना इसी वर्ल्ड में, किसी का पर्सनल वर्ल्ड। बिल्कुल। एक चीज सर जो कई बार बहुत दिक्कत आती है, कोई हम कंसेप्ट लिख लेते हैं तो बाद में उसका जो टाइटल रखते हैं उसमें फंस जाते हैं। मैंने तो इतनी बार सोच, टाइटल सबसे मुश्किल है। बहुत ही मतलब अगर स्टोरी मान लीजिए मैंने एक हफ्ते में लिखी तो टाइटल को ढूंढने के लिए महीना भी लग जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आता। महीनों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10 साल में भी कई बार टाइटल दिमाग में नहीं आता, स्क्रिप्ट लिखी होती तो। सही बात है। टाइटल सबसे इसका कोई फंडा नहीं मेरे हिसाब से। उसमें यह है कि जब आप प्रोडक्शन पे जाएंगे ना तो अपने प्रोड्यूसर्स वगैरह से डिस्कस करते हैं, उनके हिसाब से जो टाइटल आ रहा हो वो डिस्कस करके फिर आप टाइटल फिक्स कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कई बार आपको लगता है कि नहीं यही टाइटल है तो उसके ऊपर फिक्स हो जाइए, अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से फिक्स हो जाइए। अब जैसे हम आपके यहाँ कौन आई तो लंबा टाइटल था, लेकिन वो फिक्स हो गए कि नहीं हम रखेंगे। फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और लंबा टाइटल हुआ, तो वो उसके ऊपर भी था कि भैया ये इतना लंबा टाइटल रखे ना रखे, वो भी फिक्स हो गया कि नहीं हम रखेंगे। फिर राम गोपाल वर्मा जी ने छोटे टाइटल रखने शुरू किए, कंपनी, सत्या, रात, वो छोटे टाइटल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो भी वर्क कर गया। तो वो तो आपकी अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर होता है। कई बार लोग इंग्लिश वाले टाइटल रखते हैं, वो कई बार वर्क करते हैं, कई बार नहीं भी करते। फिल्म भी अच्छी होनी चाहिए, फिल्म भी चलनी चाहिए, तभी टाइटल भी वर्क करता है। खाली टाइटल से फिल्म नहीं चल सकती, लेकिन टाइटल कैची होना जरूरी होता है। लेकिन ये दिक्कत बहुत है। हाँ बहुत है, लेकिन इतना मैं बताता हूँ, इतना टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट तब कंप्लीट होता है ऑडियंस फिल्म को देखता है। हमने फिल्म क्या बनाई है, पब्लिसिटी किस हिसाब से हो रही है, तो वो भी मेकिंग हो रही है। ऑडियंस जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या रिव्यू मिल रहा है, किस तरह से ले रहा है, वो भी एक तरह का मेकिंग है। उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक वर्किंग टाइटल दे देना चाहिए। बाकी फिल्म के अंदर तो ये है, देखिए प्रोडक्शन बन जाए, रिटर्न वर्क का, प्रोडक्शन के बाद उसकी पब्लिसिटी प्रॉपर हो जाए, रिलीज हो जाए कहीं पर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये है। अभी मैंने किसी की एक फिल्म देखी, वो भी न्यू एक्टर है, बड़े उन्होंने गर्मजोशी से फिल्म बनाई है, लेकिन पैसा भी खर्चा किया है, अच्छे कैमरा पे शूट करी है, लेकिन एस्थेटिक नहीं है फिल्म के। स्टोरी ऐसे लग रहा है मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नया नहीं है, नयापन नहीं है। अभी हमारे बीच में एक सदस्य हैं जिनकी मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी लाइफ पर एक स्टोरी लिखी है
तो उन्होंने काफ़ी सारे एपिसोड लिख भी लिए हैं, लेकिन मैंने उनको बोला अभी ये एपिसोड आप भूल जाओ, इसी एपिसोड पे आप सिनॉप्सिस लिखो। और इसलिए मैंने पहले बोला कि कोई भी अभी बिल्कुल भी भूल के भी सीधा डायरेक्ट स्क्रिप्ट ना लिखे। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो अपनी लाइफ पे लिखा है वो अनएक्सप्लोर्ड है और वो अच्छा लगता है। जैसे वो है ग्रामीण क्षेत्र की स्टोरी, लेकिन अच्छी लगती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात, जो भी कोई देखेगा बाद में उसको दिल खोल के बता दूं। देखिए बॉम्बे में जब कोई जाके लोग बसे हुए ना, वो 2-2 3-3 पीढ़ी से हैं, उनका बाहर के रेस्ट ऑफ इंडिया से संपर्क नहीं है। और इसी कारण से बॉलीवुड पिटा भी है कहीं ना कहीं। क्यों? और जो लोग उठे भी हैं वो भी ज़्यादातर वो उठे हैं जो बाहर से आके बसे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो। जब बाहर के व्यक्ति आते हैं ना, तो वो अपने साथ उन स्टोरीज को लेके आते हैं। अगर राइटर हैं, अगर डायरेक्टर हैं, तो उन क्षेत्रों के कंटेंट लेके आते हैं। अगर एक्टर है तो एक नई ऊर्जा लेके आते हैं, फ्रेश ऊर्जा लेके आते हैं। जब महानगरों के अंदर तो क्या होता है, ये इट इज अ प्लेस ऑफ ड्रैकुलास। ड्रैकुलास जैसे खून चूसते हैं महानगर के लोग चूसते हैं। बेचारा महानगर में तो आदमी या तो एक ड्रैकुला बन जाता है बड़ा, मैं किसी व्यापारी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उसकी शक्ल भी देखो तो ड्रैकुला जैसी लगती है, और अधिकांश तो बड़े व्यापारियों की शक्लें भी ड्रैकुला जैसी लगती है। या फिर बेचारा आदमी एक चुसा हुआ व्यक्ति बन के रह जाता है, तो उसमें ऊर्जा होती नहीं है। तो बेशक वो फिल्मों से हो, लेकिन उनमें वैचारिक और जो एक होती है ना एक ऊर्जा अंदर की बॉडी की, वो उनकी महान। मैं बॉम्बे में रहता था, मैं सही बताऊं, मैं जगह काम करना, मुझे बॉम्बे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को बॉम्बे में ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई ऊर्जा खत्म हो गई हो। ना मुझे वहाँ का कल्चर पसंद है, वहाँ के लोग बेचारे जिस हिसाब से मेहनत करते हैं, ऐसे धक्के खाते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे उनको वो सही रिवॉर्ड मिलता है। मेट्रो पे वहाँ की लोकल ट्रेन के अंदर जिस हिसाब से, मतलब बॉम्बे को आपने बसाया एक इंडस्ट्रियल स्टेट, लेकिन जो आपने हाल कर दिया वो लोग हैं। आपके 130 करोड़ लोगों में से वो 3-4 करोड़ लोग हैं, 1% आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 1-1.5% पॉपुलेशन है, जो बेचारे दिन रात मेहनत करने को तैयार है। आपने उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक सहूलियत भी नहीं दे रखी, पानी में लग रहे हैं। तो मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मजबूरी है कि उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कल को मेरे को भी पहले भी काम करना पड़ा, अब भी काम करना पड़े। लेकिन आइडिया जो होते हैं ना, वो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में बाहर से आइडियाज आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका गए थे, लेकिन आइडियाज तो उनमें जर्मनी में रहते हुए आए थे ना। या अगर अभी जो आपने बताया ये भी एक कंसेप्ट ही है, अभी जो आप बोल रहे हैं ये भी एक कंसेप्ट ही है। हाँ, ये फिलॉसफी है, ये लाइफ की समझ है। बिल्कुल जी। अगर साल्वादोर दाली को हम लें, तो साल्वादोर दाली की पेंटिंग्स के अंदर, जो शायद स्पेन के थे, वो स्पेन के या इटली के थे, तो उनकी पेंटिंग में जो उनका क्षेत्र था उसकी झलक उनके आर्ट फॉर्म्स में दिखती है। या आप पैब्लो पिकासो को लोगे तो वो अपने जिस क्षेत्र में रहे वहाँ की, अगर आप चार्ल्स चैपलिन को लें, तो चार्ल्स चैपलिन की मदर जो है ना, वो मानसिक रूप से पागल थी और वो भिखारी की स्टेट में थे एक टाइम पे। वो भीख मांगा करते थे अपनी माँ के साथ। तब जाके उनके अंदर वो जो जीवन के कटु अनुभव और दुख से जो ऊर्जा भगवान में उनमें शायद उत्पन्न करी, और उसको उन्होंने ह्यूमर के रूप में निकाला। कितना दुख उनके अंदर होगा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अलग अलग अनुभव, अलग अलग किस्से कहानियां उनके पास होते हैं। तो अब तो उसको डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। और उसका अब अगर इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं कि हम आज यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर है कि बाकी क्षेत्रों के लोग भी जो है ना, वो अच्छे से पार्टिसिपेट, उनको भी एक अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट भी इसका होगा। मैंने लेटर भी लिखा है हमारे किसी मिनिस्टर को कि गवर्नमेंट के लिए, कि अगर ऐसा कुछ है तो आप, मतलब मैं करना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट का एक ऐसा, मैं उसको इस तरह से बनाऊं कि हमारा अपना टैलेंट हो और रेवेन्यू भी हमारे गवर्नमेंट। अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रहा है जो रेवेन्यू है। अभी क्या है, यूट्यूब पे ऐड चल रही है, यूट्यूब अमेरिका का है, तो हमारा ऐड का जो पैसा है, बेशक हमारे इंडियन को आधा मिलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना व्यू हो रहा है, और आधा पैसा तो फॉरेन जा रहा है, सिर्फ हमें टैक्स मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कंट्रोल नहीं है। आज गवर्नमेंट के पास दूरदर्शन को देखता नहीं है। दूरदर्शन ने अपने ही डाल दी इतनी ऊर्जा, इतना पैसा गवर्नमेंट का, और कर क्या रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, अमेजोन आ रहा है, नेटफ्लिक्स आ रहा है। अरे गवर्नमेंट के वो जो प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसको डेवलप ही नहीं करना शुरू किया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं हम फिल्म सिटी बनाएंगे। अरे फिल्म सिटी बना दोगे, लेकिन प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है। प्रोडक्शन तो 10 लाख रुपए से मैं भी शुरू कर सकता हूँ। मेरे उस 10 लाख पे मेरी रिकवरी कौन दिलाएगा?
और मेरे को मेन चीज ये है कि मेरे मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कौन करेगा, सबसे मेन बात ये है। चाइना के अंदर सफलता क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। चाइना में इसलिए सफल है क्योंकि वहां पे कोई टीवी प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का टीवी है। जब आप वहां पे कुछ रिलीज करते हो तो गवर्नमेंट की कंपनी के साथ मिलकर रिलीज करनी होती है, तो गवर्नमेंट की कंपनी होती है और गवर्नमेंट के चैनल है, और कोई चैनल नहीं है तो वो अपने सारे चैनल में उसके अपने चैनल्स में वो डाल देते हैं, तो आपका पब्लिसिटी का पैसा ही नहीं बचा। वहीं पे आप अगर इंडिया में कर रहे हो तो आपको 100 रुपये पे 200-300 रुपया ऊपर से पब्लिसिटी खर्चा करना पड़ेगा, और अमेरिका में कर सकते हो तो 300-500 रुपया 100 रुपये पे खर्चा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि अब कोई नई चीज आ रही है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर रेवेन्यू और हर सोर्स उसके ऊपर हर एक का कॉमन अधिकार है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक कोर्ट का केस बताता हूँ, एक कोर्ट केस हुआ था, उसके अंदर ये निर्धारित हुआ था कि जो चैनल पे टेलीकास्ट होता है उस टेलीकास्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक बीसीसीआई का था, आपको शायद लोगों को नहीं पता, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो प्राइवेट बॉडी है। हम उसे इंडिया की टीम बोलते हैं, इट्स ए प्राइवेट बॉडी। तो उनका एक इसी पे कोर्ट केस था। तो अब बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ पे हमारे इंडिया में तो डेमोक्रेसी तो मैं हटा दो, नाम फालतू का नाम है, फालतू में ला दी गई है। मेन बात यह है कि आपको मिल क्या रहा है। आप आर्टिस्ट हो, आज आप आर्टिस्ट हो, आप बड़े अच्छे डायरेक्टर हो, आपको एक कॉर्पोरेट फिल्म बनानी है, गवर्नमेंट कहेगी 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाओ, सीधा ही आपको इकोनॉमिक आप चिल्ला रहे हो, आप कह रहे हो हम पढ़ाई करी, नंबर लिए, ये किया वो किया, पर वहां पे इकोनॉमी रख के आपको बाहर कर देते हैं, क्या करोगे आप। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दिखाना है आपको, आपने बना भी ली, 50 लाख रुपए भी आपने खर्च कर दिया, लेकिन आपको बेसिक रिटर्न की, अब जैसे किसानों का हो रहा है कि भाई हमें ऐसे राइटर्स डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए छोटे मेरी अभी एक प्रोड्यूसर्स से बात चल रही है और वो काफ़ी सालों से फील्ड में है, लेकिन उन बेचारों की ये है कि यार हम पैसा को लगा देंगे तो कुछ तो मिनिमम रिटर्न गारंटी हो, कुछ तो मिले। आज छोटे कॉर्पोरेट्स के आने के बाद हमारा जो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स थे वो एकदम ख़त्म हो चुके हैं। ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स, छोटे प्रोड्यूसर्स 80s 90s तक जो सरवाइव कर रहे थे वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं। क्यों ख़त्म हुए? गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। हमारा पास गवर्नमेंट के सिनेमा हॉल नहीं, दिल्ली में एक सिनेमा हॉल था शकुंतला, उसको बंद कर दिया, शकुंतलम थिएटर था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और बताइए। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल। दूसरा सर ये पूछना था, अभी जो वेब सीरीज में जो चलन है कि ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि आपकी कहानी में बोल्ड सीन होने चाहिए, गालियां होनी चाहिए, ये क्या चलन चल रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरूरी है? मैं आपको इस बारे में एक बात बताता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को बताया ब्रेकिंग बैड के बारे में कि भैया ब्रेकिंग बैड जो है ना, अब तक का हिस्ट्री का वेब सीरीज का सबसे बढ़िया सीरियल कहलाता है स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखते हैं, ब्रेकिंग बैड भी नेटफ्लिक्स पे है। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा इसमें भी क्या गालियां भरी पड़ी हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने इसमें एक भी गाली नहीं देखी। और मैंने ये भी देखा है कि कई सारे सीरियल जो डब करते हैं तो ये जानबूझ के उसमें गाली गलौज भर रहे हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात, आप हिंदी भी देखो, अगर आप इनकी गाली गलौज भी देखो तो इनको तो हिंदी भाषी क्षेत्र में गालियों को दिया कैसे जाता है इनको तो ये भी नहीं पता, इनको गाली बोलनी भी नहीं आती। समझ रहे हैं आप? अगर आप मिर्जापुर को देख लो, वो मिर्जापुर में जिस तरह से गाली दे रहे हैं, वो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर गाली देने का वो तरीका ही नहीं है। उनको पता भी नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के लोगों से डबिंग करा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लोगों से डबिंग करा रहे हैं, तो उनको तो गाली जहां जरूरत नहीं है वहां भी तो डाल रहे हैं, और जहां डालनी है उनको ये भी नहीं पता कि इस गाली को बोला कैसे जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं। गाली गलौज से नंबर एक कि वो चीज आपकी परिवार के साथ देखने लायक नहीं बनती, तो आपका ऑडियंस घट जाता है। नंबर एक फैमिली में एक आदमी है, दिन भर थका हुआ है, वाइफ भी काम कर रही है, अगर शाम को आके उनको अपनी फैमिली के साथ कुछ देखना हो, और गाली गलौज या सेक्स सीन वाले कैसे देखेंगे? तो ये तो आपको समझना है। अब ये है कि हाँ, ऐसा लोग लेकिन देखते हैं,
लोग भी ऐसा देखते हैं, इसमें मेकर्स की गलती नहीं है, लोग ही ऐसा देखते हैं और सब देखते हैं। मैं कहता हूँ जरूरत भी है, होना भी चाहिए, लेकिन वो स्टोरी की डिमांड होनी चाहिए उसके अंदर, और अश्लीलता नहीं आना चाहिए, आर्टिस्टिकली आना चाहिए। और जहाँ तक गाली की बात है, तो गाली गलोच हमारा है बोल चल के, लेकिन उसके ऊपर आपको स्टोरी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो तो एक हिस्सा है, अगर मेरा कैरेक्टर इस तरह से है वो तो एक हिस्सा है, लेकिन मेरी स्टोरी उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज की ये यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं आज दूसरे कमरे में बैठा हूँ और यहाँ एसी नहीं है और ये मशीनें बंद हो रही हैं गर्म होने की वजह से। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक ही करेंगे, थोड़ा सा गैप देके, ताकि ज़्यादा अच्छे से और मैं आपको कई चीज़ें बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, नेक्स्ट वीक करते हैं।